16 जून 2015 को डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि वो यूएस प्रेसिडेंसी इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट करने वाले हैं। I am officially running for president of the United States. प्रेसिडेंसी की ये अनाउंसमेंट, जो शुरू में एक पब्लिसिटी स्टंट जैसी मानी जा रही थी, इलेक्शंस के बाद रिजल्ट्स ने सबको हिलाकर रख दिया। इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक अंडरडॉग माना जा रहा था। उनके ऑपोजिशन लीडर हेनरी क्लिंटन की जीत इनएविटेबल मानी जा रही थी, लेकिन सबको हैरान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस जीत गए और यूएस के 45th प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस इम्पॉसिबल अचीवमेंट के पीछे कुछ ऐसे राज हैं जो हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। ट्रंप के जीत के कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा नाम बार बार सामने आने लगा, रॉबर्ट मर्सर, जो $160 बिलियन हेज फंड के मैनेजर हैं। ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट मर्सर और उनकी बेटी रेबेका मर्सर ने सिंगल हैंडेडली ट्रंप को जीत दिलवाया था। ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी हेज फंड मैनेजर का नाम अमेरिकन पॉलिटिक्स से जुड़ा है। कुछ साल पहले हेज फंड मैनेजर जॉर्ज सोरोस का नाम भी काफी स्पॉटलाइट में आया था। लेकिन आखिर हेज फंड होता क्या है, और ये हेज फंड मैनेजर्स आखिर इतने पावरफुल कैसे बन गए कि वो आज पूरे अमेरिका को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं? सबसे पहले तो हेज फंड्स का मतलब समझते हैं। हेज फंड सबसे पहले 1940 में अल्फ्रेड जोन्स ने क्रिएट किया था, और उन्होंने तब ये एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था कि आज के डेट में ये $4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। हेज फंड बेसिकली एक ऐसा फंड होता है जिसमें इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप अपना पैसा डालते हैं और इस फंड को एक मैनेजर संभालता है। अब इन फंड्स को अलग अलग एसेट्स जैसे कि इक्विटीज, करेंसीज, रियल एस्टेट एटसेट्रा जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। हेज वर्ड का मतलब होता है एक बाउंड्री। अपने नाम की तरह ये फंड भी एक बाउंड्री क्रिएट करता है कि कौन कौन इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन नहीं। ये फंड म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि हेज फंड में एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है, और ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है जो कि सिर्फ बिलियनियर्स, रॉयल फैमिलीज, बैंक्स और एंडाउमेंट्स ही अफोर्ड कर पाते हैं। सो अगर आसान शब्दों में कहें तो ये फंड सिर्फ और सिर्फ हद से ज्यादा अमीर लोगों के लिए बनाया गया है। और इन फंड्स को कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना है या कौन से एसेट्स से कैश विथड्रॉ करना है, ये सब हेज फंड मैनेजर डिसाइड करता है। इन फंड्स का बस एक मोटो है, बहुत ही हाई प्रॉफिट्स लाके देना है अपने इन्वेस्टर्स को एट एनी कॉस्ट। हेज फंड्स के इनिशिएटिव ने अमीरों को और अमीर और पावरफुल बनाने का तरीका निकाला है। ये लोग पैसे कमाने के लिए कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। हेज फंड इन्वेस्टर्स अपने बेशुमार पैसों का इस्तेमाल करके हॉस्टाइल टेकओवर्स, करेंसी मैनिपुलेशन और कई एक्सोटिक एसेट्स को परचेज करते हैं टू मेक मोर एंड मोर मनी। इस कंसेप्ट को हेज फंड मैनेजर कार्ल आइकन के एग्जांपल से समझते हैं। जब तक कार्ल आइकन 30 साल के हुए, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए थे जस्ट बाय सक्सेसफुल ब्रोकरेज बिजनेस, जो कि उनके समय बहुत ही बड़ी बात थी। कार्ल आइकन के अनुसार अमेरिकन कंपनीज की मैनेजमेंट टीम्स बहुत ही डरपोक होते हैं। कार्ल जनरली एक कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स को खरीद के उस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाते थे और फिर उसी कंपनी के शेयर्स को बहुत ड्रास्टिकली पंप करते थे। इसी चीज को हम हॉस्टाइल टेकओवर कहते हैं। एक बार कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको इनके ताकत का अंदाजा हो जाएगा। कार्ल आइकन ने एक कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को खरीदकर मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस प्रपोज करे, लेकिन टू हिज सरप्राइज मैनेजमेंट ने कार्ल के प्रपोजल को साफ तरीके से रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद कार्ल ने डिसाइड किया कि वो प्रॉक्सी बैटल के लिए ऑप्ट करेंगे ताकि उनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए बाय कंपनीज रिमेनिंग शेयर होल्डर्स। प्रॉक्सी बैटल एक स्टेप होता है टेकन बाय वन शेयर होल्डर टू कन्विंस अदर शेयर होल्डर्स ताकि उसका दिया गया प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए बाय रिमेनिंग शेयर होल्डर्स। और इसके कुछ ही दिनों बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने कार्ल को $10 मिलियन पे किया जस्ट टू वॉक अवे फ्रॉम हिज ओन प्रपोजल। सोचिए, सिर्फ पीछे हटने के लिए कंपनी मैनेजमेंट कार्ल आइकन को इतने पैसे देने के लिए तैयार हो गए, जिससे कि आप इनके पावर का पता लगा ही सकते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद से कार्ल आइकन को कैपिटलिस्ट अमेरिकन इकोनॉमी में एक लूप होल मिल गया। वो लूप होल ये था कि आपको किसी भी कंपनी को टेक ओवर करने की धमकी देनी है और मैनेजमेंट आपको उनकी जॉब्स बचाने के लिए कोई भी रकम देने को तैयार हो जाएगा जस्ट टू वॉक अवे फ्रॉम द कंपनी। इस कंसेप्ट को ग्रीन मेल कहा जाता है। इन केस कंपनी का मैनेजमेंट पैसे देने से इनकार कर देता है तो कार्ल जैसे मैनिपुलेटिव हेज फंड मैनेजर्स कंपनी का हॉस्टाइल टेकओवर करके एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को फायर कर देते हैं और कंपनी के लिए एक नया मैनेजमेंट हायर करते हैं। ऐसा ही कुछ सिमिलर केस हम सब ने ट्विटर के साथ होते हुए देखा, बट द ओनली डिफरेंस वाज इलॉन मस्क ने ट्विटर को पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि मार्केट इन्फ्लुएंस करने के लिए टेक ओवर किया था। दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि कैसे हेज फंड्स का पैसा कंपनीज के हॉस्टाइल टेकओवर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कैसे ग्रीन मेल का कंसेप्ट यूज करके अंधा पैसा छापा जाता है। बहुत सालों से हेज फंड्स सिर्फ कंपनीज को इन्फ्लुएंस करके पैसा कमाते आए हैं, लेकिन आज के डेट में हेज फंड्स के पास इतना पैसा आ चुका है कि अब वो दुनिया के सबसे पावरफुल देश के इलेक्शंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपने रिसेंटली जॉर्ज सोरोस का नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि इस आदमी ने मोदी गवर्नमेंट को उनके गवर्नेंस को लेकर कुछ ही दिन पहले क्रिटिसाइज किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक दूसरे देश का बिजनेसमैन अगर हमारे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट यू सी, जॉर्ज सोरोस कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। इन्होंने 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है, उसको कंगाल कर दिया था। जी हाँ, सही सुना आपने। इस हेज फंड मैनेजर ने अमेरिका में बैठे बैठे इंग्लैंड की इकोनॉमी को हिला दिया था। इंग्लैंड में 16 सितंबर 1992 को ब्लैक वेडनेसडे से जाना जाता है क्योंकि इसी दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। बट ऑन द अदर हैंड जॉर्ज
सोरोस ने इसी दिन $1 बिलियन से भी ज्यादा पैसा छापा था। 1992 के समय जैसे जैसे यूके एक रिसेशन के नजदीक जा रहा था, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए सोरोस ने यूके पाउंड को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। शॉर्ट करने का मतलब है कि सोरोस ने अलग अलग बैंक्स और हेज फंड से पाउंड्स को बोरो करना शुरू किया, ये अश्योरेंसेस देके कि वो उन पाउंड्स को भारी प्रॉफिट्स के साथ सेटल करेगा। अब उन्हीं बोरो किए गए पाउंड्स को सोरोस ने करेंसी मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। इधर ध्यान देना कि मैं 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। सोरोस के इन पाउंड्स बेचने के बाद यूके पाउंड पूरी तरह से डीवैल्यू हो गया, जिससे बैंक ऑफ इंग्लैंड पूरी तरह से कंगाल हो गया। इसके बाद सोरोस ने इस डीवैल्यूड मार्केट रेट में सारे पाउंड्स को वापस खरीद लिया और इन्वेस्टर्स को वादे के अनुसार अच्छे खासे प्रॉफिट्स के साथ उनको पाउंड्स लौटा दिया। अब उन्होंने इस ट्रांजैक्शन में बिफोर डिवैल्यूएशन और आफ्टर डिवैल्यूएशन के बीच $1 बिलियन से भी ज्यादा पैसा छाप लिया था। जॉर्ज सोरोस एक इतने पावरफुल इंसान है कि उनका नाम बहुत से करेंसी मैनिपुलेशंस और इकोनॉमिक क्राइसिस में लिया गया है। उनमें और रॉबर्ट मर्सर में सिर्फ एक अंतर था कि वो दोनों अलग अलग कैंडिडेट्स को प्रेसिडेंसी के लिए सपोर्ट करते थे, लेकिन ऑन द बैक एंड दोनों ही हेज फंड मैनेजर्स थे। जॉर्ज सोरोस के फंड्स वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो से भी ज्यादा रिटर्न्स देते थे, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उनका किया गया एक देश पे कमेंट क्यों एक ग्लोबल न्यूज बन गया। Isn't that horrifying? इन्होंने ओवर द टाइम कुछ ऐसे कांड किए हैं जिससे हर्षद मेहता जैसे स्कैम केसेस भी आपको कोई बच्चे की कहानी लगेगी। हेज फंड मैनेजर रॉबर्ट मर्सर का पॉलिटिक्स में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस, कार्ल आइकन का लिस्टेड कंपनीज में खौफ और जॉर्ज सोरोस का करेंसी मार्केट में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस, ये सब तो सिर्फ गिने चुने एग्जांपल्स हैं। ऐसे कई और एग्जांपल्स हैं जिसमें हेज फंड मैनेजर्स अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं ड्यू टू ह्यूज पोर्टफोलियो मनी एसोसिएटेड विद देम, और इसी से वो अपने क्लाइंट्स को अंधा पैसा बना के तो देते ही हैं, साथ ही में वो बड़े बड़े इवेंट से लेकर देश के इलेक्शंस तक सबको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो टू कंक्लूड, हाई वॉल्यूम ऑफ मनी, हाई लिक्विडिटी और कम से कम रेस्ट्रिक्शंस ही कुछ बड़े कारण हैं जिससे आज के तारीख में हेज फंड्स सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल शो आउट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।